जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं एक फखर यूसुफजई और अमित रैना जी की एक बहुत ही जबरदस्त डिबेट, जिसमें फखर यूसुफजई ने सबसे पहले क्वेश्चन ये किया कि आप कश्मीर में कैसे हालात है। जब इस कश्मीरी लड़के ने अमित रैना जी ने बहुत ही जबरदस्त जवाब देते हुए उनको बताया कि कैसे हमारी पहले प्रॉपर्टी हमारी नहीं हुआ करती थी और कैसे हम गवर्नमेंट सिस्टम में फंस के हमारी प्रॉपर्टियां कब्जा हो जाया करती थी और कंस्ट्रक्शन हो जाया करते थे। लेकिन अब मोदी जी के आने के बाद ये चीज बहुत ज्यादा सुधार में आई है और हमें हमारा हक मिला है। इवन हमें ही नहीं, पूरे कश्मीर में एक एक इंसान है जो इनोसेंट है, उनको सबको हक मिला है। तो दोस्तों दूसरा सवाल उसने फखर यूसुफजई ने दूसरा सवाल ये किया कि कैसे गिलानी साहब का जनाजा क्यों नहीं निकालने दिया। तो अमित रैना जी ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया, आप सुनिए, क्योंकि उन्होंने एक मौके पे ये भी कह दिया था कि ये चीज आप 370 और 35 से हटने के बाद जैसे जैसे हमारे जीवन स्तर में सुधार आया है और जैसे जैसे कश्मीरी लोग भारत में जम्मू एंड कश्मीर में इतने सुखी हुए हैं, उसका कोई हद नहीं है। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको ये डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अमित रैना साहब, आप जानते हैं कश्मीर के हवाले से इनकी बहुत सारी खिदमात है, बहुत सारा काम है, और सबसे बढ़कर खुद ये मैं कहूंगा मुतासिरीन में से, इफेक्टीज में से है जो कश्मीर में पंडित्स के साथ हुआ। तो उनमें से एक मतलब इनकी फैमिली और इनके लोग भी वहां रह रहे थे उस वक्त। इस हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स मुझे मिली थी, तो मैंने कोशिश की कि मैंने कहा रैना साहब से इसको डिस्कस करके शायद सबसे बेहतर यही बता सकते हैं कि क्या डेवलपमेंट जो वापस जाने की बातें हो रही है और उनकी जो जायदादें थी या जो चीजें थी, प्रॉपर्टीज थी बहुत सारी, जो भी कुछ था, सुना है कि वो वापस करने के लिए हुकूमत कुछ इकदाम कर रहे हैं। तो अमित रैना साहब से समझने की कोशिश करेंगे। रैना साहब, ये वाली खबर मैंने सुनी और मुझे आपकी बात मेरे ख्याल 6-7 महीने पहले या साल पहले जब हम शो कर रहे थे, और आपसे मैंने पूछा भी था कि सर आप लोगों की जिस तरह प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान शिफ्ट हुए उनकी प्रॉपर्टीज थी, या हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए उनकी प्रॉपर्टीज थी, यकीनन इसी तरीके से आप लोगों की भी होंगी। तो आपने कहा कि अभी फिलहाल तो हम इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन आप लोगों की यकीनन घर बार सब कुछ होता होगा, हर किसी का होता है। तो सर अभी जो हुकूमत की तरफ से हमने सुना है 370 और ये हटाने के बाद, तो क्या कोई राब्ता हुआ है आपका हुकूमत या हुकूमत का आपके साथ कि आप लोग जो मुतासिरीन थे उनको वापस वहां पे हम सेटल डाउन करेंगे, अपनी जायदादें और वो सारी चीजें वापस करेंगे, बेशक वो जाए या ना जाए? देखिए, जो एक एक्ट था, कानून है माइग्रेंट डिस्ट्रेस सेल एंड डिस्प्यूट्स एक्ट करके, ये बहुत पुराना कानून है, 1996 का कानून है, जिसमें एक कस्टोडियन जो कश्मीरी डिस्प्लेस्ड पंडित डिस्प्लेस्ड है उनकी कस्टोडियन सरकार ने बनाया था उस कानून के तहत डिप्टी कमिश्नर को, डीसी को। मगर क्योंकि पॉलिटिक्स के रहते हुए, 370 के रहते हुए, 35 के रहते हुए और अनवेस्टेड इंटरेस्ट के रहते हुए इस कानून पे कभी सख्ती से अमल नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद सरकार ने पहचाना कि काफी कश्मीरी हिंदुओं की, सिखों की, जो नॉन कश्मीरी पंडित समुदाय है, उन सबकी प्रॉपर्टीज पे या तो इंक्रोचमेंट हो गया है, या इलीगल सेल हो गई है, या कंस्ट्रक्शन हो गया है जो अनऑथराइज्ड है। और उसको लेकर उन्होंने एक ग्रीवियंस सेल बनाया डेडिकेटेड, उसको लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया। क्योंकि क्या होता था पहले, अगर मेरी कोई जमीन थी या है और उस पर कब्जा हो जाता था तो मुझे राब्ता करना पड़ता था डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से। मैं कुछ जान नहीं सकता था क्योंकि मुझे अपनी जान की फिक्र थी, तो मैं वो पत्रों के थ्रू करता था, ईमेल के थ्रू करता था, तो और उसमें कई बार रिस्पॉन्स आता था, कई बार रिस्पॉन्स नहीं आता था। मगर आज एक पोर्टल बनाया गया जिसमें आप जब कंप्लेंट करते हो तो सीधे कंप्लेंट नंबर आती है, और इसको ट्रैक खुद करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस। तो ये बड़ा ही पॉजिटिव और सराहनीय कदम है कि सरकार आज हर उस व्यक्ति का, हर उस बंदे का जिसकी प्रॉपर्टी कश्मीर में और गैर कानूनी तरीके से ले ली गई है, हथिया ली गई है, कब्जा कर लिया गया है, उस पर काम करके उसे वापस उसका हक दिलाया जाए। तो मुझे लगता है ये हक की बात है, और इसमें सरकार का जो प्रोसेस इनिशिएटिव है, क्योंकि लॉ तो पहले से ही था, पर जो प्रोसेस इनिशिएटिव और करने की जो इच्छा है, विल है, वो एक वेलकम स्टेप है।
ओके सर, एक तो ये है अमित रैना साहब के मतलब जिस तरीके से आपने ये बात की, बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग वहां पे दोबारा मतलब सेटल डाउन होना चाहे वो अगर चले जाएं या अपनी जायदादें वो बेचना चाहे या रेंट आउट करना चाहे, बिल्कुल ये उनका एक मैं कहता हूं बेसिक राइट है, बुनियादी हक है उनका। इसके साथ साथ सर हम वहां पे हालात को अब ज्यादा करीब से देखते हैं, हम चलें दूर से देखते हैं, इस्लामाबाद में बैठ के या पेशावर या कराची में बैठ के एक और आंख होती है, लेकिन जब आप वहां बैठे हुए तो आप ज्यादा करीब से हालात को बेहतर अंदाज में आप मॉनिटर करते हैं। आप जैसे दोस्तों से हमें मेरे ख्याल से फिर खबर मिलती है कि यार क्या मतलब वहां पे चीजें हो रही हैं। एक तो गिलानी साहब की डेथ हुई, उसके ऊपर भी थोड़ा सा मतलब शोर शराबा हुआ, लेकिन फिर खामोशी हो गई। इस तरह की चीजों से क्या वजह है कि हुकूमत, क्या जो अपोनेंट फोर्सेस है वो अभी भी इतनी ताकतवर है कि वो कुछ चीज मतलब उठा सकती है, जिस तरह गिलानी साहब का जनाजा या इस तरह की चीज, या वैसे ही प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे हुकूमत ये इकदाम कर रही होती है? नहीं, देखिए एलिमेंट्स आज भी जम्मू कश्मीर में हैं जो फसाद उठा सकते हैं, जो हालात को खराब कर सकते हैं। तो ये बोलना झूठ होगा कि नहीं जी ऐसे कोई एलिमेंट्स नहीं है। और इन एलिमेंट्स के पीछे एक बड़ी ताकत है जो अक्रॉस द बॉर्डर है, जिसे डीप स्टेट है पाकिस्तान में, वो सपोर्ट कर रहा है। तो पैसे का बल भी है, बंदूक का बल भी है, और बैकिंग भी है एक डीप स्टेट पाकिस्तान की। तो प्रिकॉशनरी मेजर लेने जरूरी है, और वो लेते रहेंगे। अब सैयद अली शाह गिलानी की मृत्यु के बाद उनके जनाजे को एक इस्लामिक राइट्स के तहत बिल्कुल बरी किया गया। ठीक है, उसमें थोड़ी जल्दबाजी हुई, मगर मुझे लगता है कि आम लोगों की सेफ्टी को, पूरे जम्मू कश्मीर के 1.2 करोड़ लोगों की सेफ्टी को देखते हुए ये कदम लिया गया, तो एक वेलकम स्टेप था। बट आपके पहले सवाल पे फिर वापस आऊंगा, क्या वैसे एलिमेंट्स आज भी जम्मू कश्मीर में हैं? जब तक ISI का सपोर्ट चलता रहेगा तब तक ये एलिमेंट्स जम्मू कश्मीर में रहेंगे। अच्छा राना साहब, आपके ख्याल में, आप वहां के बासी भी हैं, एज ए जर्नलिस्ट भी आप देखते हैं, एज ए एनालिस्ट भी आप देखते हैं, सारी चीजों के हवाले से आपकी नजर होती है, कितनी स्ट्रेंथ होगी? मतलब अभी मैं कहता हूं कि ISI बैक करती होगी, मैं ये नहीं कहता, इससे मैं कभी इनकार नहीं करता इस चीज से कि नहीं करती होगी, चाइना के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, मुख्तलिफ तरीकों से, सोर्सेज से, लेकिन कितनी एक पावर होगी कि हम कह सकें कि हाँ पाकिस्तान की ISI या कोई भी इदारा, मैं ये नहीं कहता स्पेसिफिक इदारा नहीं हो सकते, कुछ और लोग भी हेल्प करते हो, लेकिन कितनी आपको नजर आती है कि कितनी बैकिंग होती है कि वहां पे हालात को खराब कर सकती है या डिस्टेबलाइज कर सकती है कश्मीर की सिचुएशन? देखिए, हालात को अधिकतर खराब नहीं कर सकती, मगर थोड़ी सी भी खराब होने की भी क्यों अनुमति दी जाए, क्यों परमिशन दी जाए? तो हर एक जान, हर एक इनोसेंट जान बड़ी वैल्यूबल होती है, और अगर ये अलगाववादी या उग्रा या टेररिस्ट या ये एलिमेंट्स एक ऐसा सीन क्रिएट करते हैं जिसमें एक इनोसेंट की लाइफ जाए, तो उसके लिए मुझे लगता है कि हर स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, हर कश्मीरी को उस पर दुख होगा, तो वो प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है। परसेंटेज सिग्निफिकेंट नहीं है, बट जो बैकिंग है वो सिग्निफिकेंट है। नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन इंसर्जेंसी एंड नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग मिस्चिफ, वो शायद नंबर ज्यादा ना हो, कुछ प्रतिशत होंगे, मैं ये जरूर कहूंगा 3, 4, 5% होंगे। नंबर सिग्निफिकेंट नहीं, मगर जो बैकिंग है वो सिग्निफिकेंट है, और वो वरीइंग है। अब ये कंपैरिजन आप कर लीजिए तालिबान, अफगानिस्तान और तालिबान में नंबर्स को लेकर, तो जो बैकिंग है वो अल्टीमेटली डिपेंड करती है। जहां अमेरिका बैकिंग था एक मिनिमम नंबर पे भी, अफगान गवर्नमेंट के पीछे तालिबान पीछे था, जहां अमेरिका की बैकिंग हट गई तालिबान आगे आ गया, तो नंबर बड़ा छोटा है मगर बैकिंग बहुत बड़ी है। राइट, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की। आते हैं तालिबान के हवाले से, मैंने मतलब कुछ दोस्तों ने बताया कि हाँ कुछ लोगों ने वहां पे भी कहा कि हमारे लिए बड़ा ये वेलकमिंग है कि अगर वो वहां पे आए हुए हैं तो इससे शायद हमारी मूवमेंट को कोई सपोर्ट मिलेगी। और हमारी एक PTI की एक खातून ने भी एक स्टेटमेंट दिया एक टीवी चैनल के ऊपर बैठ करके, तालिबान ने हमें बताया हुआ है, हालांकि मैं खुद 10 दिन अफगानिस्तान आया हूं, मैंने अलग अलग लीडरशिप के हवाले से बात करूं, आम तालिबान की बात नहीं कर रहा, जो बड़े लेवल पे बैठे हुकूमत के अंदर लोग, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यार हमने तो कोई ऐसी श्योरिटी किसी को नहीं दी, लेकिन अगर उसने कहा होगा तो पता नहीं किस तरीके से कहा। तो लेकिन आप क्योंकि वहां के रहने वाले हैं, आपके ख्याल में क्या लोकल जो है
मतलब कोई ऐसा वो हुआ है, आपको फील हुआ है कि लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने, मैं ये नहीं कहता कि सारी कश्मीर ने कोई झंडे उठा रखे होंगे सफेद कलर के जो कल परसों इस्लामाबाद में भी एक जगह पे लगे हुए थे, तो ऐसा नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हम वेलकम करते हैं, ये हमारे लिए बेहतर है। नहीं देखिए, मुझे जब तालिबान ने 15 अगस्त के आसपास जब काबुल पे कब्जा कर लिया था, जब ये चल रहा था, तो मुझे एक 1990 का एक बड़ा फेमस नारा बार बार याद आ रहा था। वो था, खूने शहीदा रंग लाया, मजहब का परचम लहराया, जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पे लड़जा जारी है, अब कश्मीर की बारी है। अब इसको रूस को हटाकर इसमें अमेरिका डाल दीजिए, अमेरिका ने बाजी हारी है। तो ये कहीं ना कहीं जो एक वो एलिमेंट है उसको मोटिवेट जरूर करता है। और ये जो कुछ परसेंटेज जम्मू कश्मीर में जो एक कैलिफेट के सपने देखते हैं, जो शरिया के सपने देखते हैं, उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है, और कहीं ना कहीं अनरूली एलिमेंट्स को भी मोटिवेट करता है कि हाँ, अगर वो अमेरिका को हरा सकते हैं तो हम हिंदुस्तान को क्यों नहीं हरा सकते। तो अगर इसका इम्पैक्ट है तो बिल्कुल इम्पैक्ट होगा, साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट मोटिवेटिंग है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए टू कीप द व्हाट दे कॉल स्ट्रगल और टू कीप टेररिज्म अप। अच्छा रायना साहब, एक अच्छा अब अपनी बात अगर करने कंप्लीट तो मैं जी अच्छा, एक चीज ये हुई कि जो बिल्कुल आपकी ये बात मोटिवेशन वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कल ही इस्लामाबाद के अंदर आप लोग शायद सुना भी होगा, लाल मस्जिद जो 2007 में आर्मी का ऑपरेशन भी उसके ऊपर हुआ था, उसके मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने बाकायदा फ्लैग्स लगाए, और ये बिल्कुल सेंटर ऑफ इस्लामाबाद है, पार्लियामेंट से हार्डली 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहां उन्होंने फ्लैग्स लगाए थे, तालिबान का जो भी नया वाला झंडा है ये लगाया हुआ था, उसके ऊपर अपना उनका एक मदरसा है जामिया हिफ्सा, और वो पुलिस को वीडियो भी गालिबन आपने देखी होगी, जो पुलिस को कह रहे हैं कि भाई आपको मैं बता दूं कि तालिबान यहां पे आएंगे और आपको सीधा करेंगे, इस तरह इस तरह इस तरह। तो मतलब ये बंदा बिल्कुल गायब था इधर ही इस्लामाबाद में, लेकिन खामोश था। लेकिन जैसे ही वहां पे तालिबान ने टेक ओवर किया, आफ्टर दैट उसको भी लगा कि नहीं, दिस इज माय टाइम। तो बाकायदा पुलिस को AK-47 हाथ में पकड़ी हुई है और खड़ा हुआ, और वो पुलिस वाले बेचारे यूं करके उनके सामने, मतलब ये मैं इस्लामाबाद की आपको स्टोरी बता रहा हूं। तो मोटिवेशन तो सर मुझे है कि ये हर जगह जहां जहां पे भी इनके फेवरेबल लोग होंगे तो ये मोटिवेशन लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उनका भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट रहा है, खासकर दहशतगर्दी को। अब आप इमरान खान कह लीजिए, हम उसे इमरान तालिबान खान कहते हैं। अब आप जिस प्रधानमंत्री के लिए हिंदुस्तान से क्रिकेट में जिहाद हो, तो आप सोचिए, वो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इंडिया के साथ क्रिकेट मैच एक जिहाद है, ठीक है, उसामा बिन लादेन उनके लिए शहीद है, ठीक है। तो उस केस में ये होना बड़ा लाजमी है कि जहां पे आप तालिबान की विक्ट्री को आपने कहा कि ये तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था, तो आप जब उसको डेमोनाइज करने का, आप उसको एक लीगलिटी देते हो, आप उसको एक एप्रिसिएशन देते हो, तो पंख तो निकलेंगे ही बाकी लोगों के जो काफी दिनों से दबे हुए थे। अब लाल मस्जिद की कहानी क्या है, ये सारे पाकिस्तान को पता है, ये सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पता है। उसके बाद आज आप कह रहे हैं कि 14 साल के बाद वहां के मौलवी के पंख निकल आए। क्यों निकल आए? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट दिखा तालिबान का, और तालिबान की विक्ट्री अपने आप में उनको एक मॉरल बूस्टिंग लगी। और उसके बाद उनके ऐसे स्टेटमेंट्स के आने के बाद भी देयर हैज बीन नो एक्शन बाय द पाकिस्तान अथॉरिटी इज समथिंग व्हाट इज वरिंग। कि अगर पाकिस्तान स्टेट इमीडिएटली एक्शन लेता, उनको डिटेन करता, अरेस्ट करता या फायर कर लेता, कुछ करता कि हाँ वी विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, मगर वो भी नहीं हुआ। तो ये बड़ी डेंजरस ट्रेंड है। आपके नेशनल क्या नाम है उनका, मोईद यूसुफ शायद, हाँ आपके NSA है वो, कहते हैं मोईद यूसुफ साहब की अगर आपने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो एक और 9/11 होगा। मतलब ये तो विश्व को खुलेआम थ्रेट दे रहे हैं आप कि एक और 9/11 होगा। एक बार नहीं, दुनिया को धमकी क्यों दे रहे हैं भाई? दुनिया ने रिकॉग्नाइज करना होगा, वो अपने आप को प्रूव करे। मैं क्योंकि उनके साथ मैंने आपको बताया कि 10 दिन में रह के आया हूं और पूरी चीजें मैं ऑब्जर्व करता रहा हूं, एक एक मिनिस्ट्री में मैं जाता रहा। मैं बिल्कुल आपको सही बात बता दूं, और बाकायदा मैंने उनसे कहा भी है, मैंने कहा अगर आप लोग अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर से साबित करेंगे कि हाँ यार आप लोग चाहते हैं कि हम इंसानों की तरह रहे, तो मेरे ख्याल दुनिया आपको रिकॉग्नाइज कर लेगी। लेकिन अगर इसके अलावा अगर कोई और चीज होगी तो मैं कहा नो एंड नेवर। मैंने कहा छोटे से छोटा मुल्क और बड़े से बड़ा मुल्क आपको रिकॉग्नाइज सर नहीं करेगा। आपको ये बात बुरी लगे या अच्छी